Okay, so it's recording. So hi guys, मेरा नाम सौरभ है. I like to make content on cloud, DevOps, Kubernetes general. So आज की इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि टेराफॉर्म जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है, गिटलैब जो कि एक SCM सोर्स कोड मैनेजमेंट है, और उसके अंदर हम एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे यूजिंग गिटलैब ओनली, यूजिंग गिटलैब CI/CD ओनली. और AWS के अंदर, AWS के इंफ्रा के अंदर वी आर गोइंग टू डिप्लॉय अ पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन. हम उस एप्लीकेशन को भी बनाएंगे, लोकली उसको डिप्लॉय भी करेंगे, और हम चेक करेंगे कि लोकली कैसे वर्क करता है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम अगर उसको पता हो हमें लोकली कैसे करना है तो उसको पाइपलाइनिंग या ऑटोमेशन में करना भी बहुत ईजी होता है रिलेटिवली. सो हम क्या करेंगे, पहले हम उसको लोकली डेवलप करेंगे एप्लीकेशन को. पाइथन की फ्लास्क एप्लीकेशन बनाएंगे. बेसिकली कुछ भी एप्लीकेशन हो सकती है, हेलो वर्ल्ड या कोई भी 2 टायर या 3 टायर एप्लीकेशन हो सकती है. मैं अभी सिंपल एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाऊंगा, उसको डिप्लॉय करूंगा AWS ECR और ECS के संदर्भ में. और लेट्स स्टार्ट देन. ओके, so what I'm going to do is that I'm just open the terminal, whatever the terminal you have basically. So I'm just open terminal. I just create a folder called YouTube, and under this folder I'm going to create a folder called Flask. Let me just zoom a little bit so you can able to see. So I'm going to I'm asked the ChatGPT or Hello or Copilot kind of thing to create me a Hello World application. Create me a Hello World app in Python. Use Flask and Fast API basically, and create requirement txt फाइल आल्सो. ओके, सो ये हमारी होम डायरेक्टरी के अंदर है, मेरी रूट डायरेक्टरी के अंदर सारे के सारे पूरे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके दे देगा. मुझे बस उसको चलाना है. सो ओके, सो यू कैन सी फ्लास्क के अंदर एक app.py बन गई है और एक requirement.txt भी बन गई है. सो इट्स गुड. ओके, सो यहां तक उसने कर दिया है. अब हमें आगे काम करना है, क्योंकि सारा काम हम AI पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा भी कुछ इसमें योगदान रहेगा. ओके, सो हम पहले चेक कर लेते हैं कि जो हमारे AI ने क्या क्या करा है. AI ने एक फ्लास्क की एप्लीकेशन बनाई है पाइथन की, जिसके अंदर उसने पोर्ट डिफाइन कर दिया है 8000. उसके अंदर उसने होस्ट डिफाइन कर दिया है. उसने उसका जो फ्लास्क का जो माउंट पॉइंट है या जो भी उसका राउट है वो भी डिसाइड कर दिया /फ्लास्क. और ये हमने पूरा का पूरा उसने हमें बना दिया, हमें पूरा का पूरा कोड बना दिया है. हम बस रन करना है. रन करने के लिए बहुत सिंपल से मैं एक बार फ्लास्क का एक इसे रिमूव कर देता हूं, तो हमारे पास ये app.py और requirement.txt ही बची. और मैं पाइथन का एक VNV बना लेता हूं. VNV मींस वर्चुअल एनवायरनमेंट. पाइथन के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट होता है, ताकि हम जो भी काम करेंगे हम एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में करेंगे, rather than directly installing all dependency into our host. Okay, so for creating your virtual environment, it is a very simple command: python 3-m VNV followed by the VNV itself. So you can see Python 3 is not installed. बहुत सही. So Python, let me just Python 3 point something -m VNV. So इससे आपका वो virtual environment बन जाएगा. एंटर मारते हैं. So यहाँ पे हमारा VNV का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे एक देखेंगे फोल्डर बन चुका है. उसको अब यस कर लो, जो भी इसकी डिपेंडेंसीज है या समथिंग लाइक दैट. और VNV को सोर्स करने का कमांड बहुत सिंपल होती है, सोर्स VNV bin activate. यहाँ से आप pip3 की सहायता से python 3-3.12-m pip install -r requirement.txt, इसके थ्रू आप जितनी भी रिक्वायरमेंट है, यानी आपके एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, आप उसको आप इजिली रन कर सकते हो. तो आप उसको इंस्टॉल करिए. सो बाय डिफॉल्ट अगर आप requirement.txt देखेंगे तो इसमें फ्लास्क और यूविकॉर्न और फास्ट एपीआई, क्योंकि सिंस इट इज अ फास्ट एपीआई एप्लीकेशन, सो ये सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है. अगर आप दूसरे लैंग्वेज में भी करेंगे तो भी आपको मल्टीपल डिपेंडेंसीज को रन करना पड़ेगा. ओके, सो पाइथन 3, सो हमने requirement.txt को इंस्टॉल कर लिया. हम देखते हैं पाइथन फ्रीज कमांड चला के कि वो सारी रिक्वायरमेंट इंस्टॉल हुई कि नहीं है. तो आप देख सकते हैं हमारी सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो चुकी है पाइथन 3 फ्रीज कमांड की सहायता से हम चेक कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, पाइथन 3.12 जो भी आपका वर्जन है कॉरेस्पॉन्डिंग, मेरे पास 12 है तो आपकी डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस. सो मैं इसको रन करता हूं और यहाँ पे देखेंगे मेरे 8000 पोर्ट पे मेरे एक एप्लीकेशन रन हो रहा है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से एक वेब ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ
और मैं क्या करता हूं, मैं आता हूं आपके यस टर्मिनल पे और लोकल होस्ट कॉलन 8000 का मार के हम अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब अनदर थिंग इज कि आप देखेंगे कि यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि हमने वो राउट स्पेसिफाई नहीं करा। राउट हमारा क्या है, app.py में चलते हैं /flask चलते हैं, फ्लास्क ओके, इसका राउट क्या है भाई, /flask ऐप, सॉरी कम ऑन, बेइज्जती करवा रहे हो यार जल्दी। ओके, सो आफ्टर लिटिल बिट ऑफ सर्चिंग मुझे पता चला कि इसका जो एंड पॉइंट है वो ये है फ्लास्क ऐप हाइफन फ्लास्क। ओके, फ्लास्क ऐप हाइफन, सो बेसिकली दिस इज द रूट एंड पॉइंट और राउट, उसके बाद ये /flask हमने उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग कर दिया और हम अपनी एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट हो गए बेसिकली। आप अगर मैं टर्मिनल को भी ओपन करूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 स्टेटस ओके आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं बंद करता हूं, इसके अंदर कोई भी चेंजेस करता हूं, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दैट, फॉर एग्जांपल हेलो फ्रॉम समथिंग लाइक दैट फ्लास्क एप्लीकेशन। ओके, सो हमने यहाँ पे चेंजेस करा, मैं इसको दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो मेरे देखिए यहाँ पे एंड पॉइंट यहाँ पे चेंज हो गया है। तो यानी हमारा एप्लीकेशन तो प्रॉपर्ली सक्सेसफुल डिप्लॉय हो चुकी है और ओके, एप्लीकेशन प्रॉपर्ली डिप्लॉय हो चुकी है और फास्ट एपीआई का जो हमारा एंड पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं एक बार लग गया। एंड पॉइंट है फास्ट एपीआई, सो ये हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फास्ट एपीआई, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हमारा एक्सेस हो रहा है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फास्ट एपीआई। ओके, सो दोनों हमारे फ्लास्क के राउट और फास्ट एपीआई के राउट दोनों वर्किंग है। हमने सिंपल सा कोड बना दिया। अभी हम क्या करते हैं, इसकी डॉकर फाइल बनाते हैं। ओके, सो बिल्कुल सही, हम एक हम एआई से पूछते हैं तो क्रिएट अ डॉकर फाइल फॉर दिस ऐप। सो ये हमारे यहाँ पे डॉकर फाइल बना देगा। डॉकर फाइल बना के हमारी जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट है या जो भी कोरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स है वो यहाँ पे रन हो जाएगी। तो डॉकर फाइल को ओपन करते हैं, हम देखेंगे पाइथन 3.9 इसने लिया है। तो मैं बोलता हूं इसका पाइथन का वर्जन चेंज कर दो, पाइथन का वर्जन इसको करो, प्लीज यूज पाइथन 3.12 वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पाइथन का 3.9 है तो पाइथन का 3.12 वाला वर्जन वो उठा लेगा और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, सो हम एक्सेप्ट करते हैं इसको। हम क्या करते हैं, हम अब इस पर्टिकुलर हमने ये डॉकर फाइल बना ली है। डॉकर फाइल बना के हमें इस एप्लीकेशन को चेक करना है कि प्रॉपर्ली रन होता है नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, डॉकर बिल्ड -t फ्लास्क ऐप, -t का मतलब होता है टैग और डॉट मींस आपके करंट डायरेक्टरी के अंदर वो डॉकर फाइल एंटर मारिए तो आपको डॉकर फाइल बन जाएगी। अगर आपका डीमन एक्टिव होगा तो डीमन में सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट डॉकर करके मैंने अपने डॉकर के डीमन को रन स्टार्ट कर देता हूं बेसिकली। सो डॉकर का स्टेटस चेक कर लेते हैं, सिस्टम सीटीएल स्टेटस, बैम, डॉकर का स्टेटस अप एंड रनिंग है। सो पाइथन का 3.9 वाला वर्जन हम इसको हमने उठाया। पाइथन का 3.9 वर्जन रिलेटिवली स्मॉलर साइज का होता है और इसके अंदर रिक्वायरमेंट txt और बाकी सारी जो चीजें हैं वो प्रॉपर्ली डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने एक वो अपने एप्लीकेशन बंद कर दिया तो मेक श्योर करेंगे हम अपने एप्लीकेशन को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि एप्लीकेशन बंद है। ओके, सो थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं आपकी इमेज सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है। डॉकर इमेजेस करेंगे तो आप ओके, सो मेरे पास बहुत सारी इमेजेस है। फ्लास्क ऐप पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एक 4 सेकंड पहले 150 MB की मींस 150 MB की साइज की वो डॉकर की इमेजेस आपकी बनी है। ठीक है, तो सिंपल सा है, डॉकर रन -IT मींस इंटरएक्टिव -D फॉर डिटैच -P फॉर पोर्ट 8000:8000 लेफ्ट वाला सोर्स होस्ट और राइट वाला पोर्ट। ये कॉमन सी डॉकर की टर्मिनोलॉजी होती है, आप इजीली समझ जाएंगे। हाइफन नेम, आप कौन सा नाम रखना चाहते हैं, मैं रखना चाहता हूं फ्लास्क ऐप और या फिर फ्लास्क कंटेनर बेसिकली। और आपकी जो इमेज है, इमेज का नाम क्या है वो आपने क्या रखा था, मेक श्योर करेंगे फ्लास्क ऐप। ओके,
कमांड एक बार देख लेते हैं, डॉकर रन IT इंटरेक्टिव डीमन -p पोर्ट, बैम, आपने रन करा और आप देखेंगे 8000 पे वो पोर्ट वो आपकी जो सर्विस है वो रन हो रही है। डॉकर सॉरी लॉग्स -ऐप और आपका जो कंटेनर का नाम था वो फ्लास्क कंटेनर समथिंग है। तो आप देखेंगे मैं अगर लॉग्स चेक कर रहा हूं तो वो 8000 पोर्ट पे लिसन हो रहा है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, बैम, अभी हमने इस एप्लीकेशन को अपने होस्ट पर रन करा, उससे हमने चेक करा, अब इसको डॉकर में हमने कन्वर्ट करा, इससे भी हमने उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। नाउ थिंग इज आपने लोकली सब टेस्टेड कर लिया है, आपने लोकली सब एप्लीकेशन को बिल्ड करा है, डिप्लॉय करा है, उसको कंटेनराइज्ड में कन्वर्ट करा है बेसिकली। अब हम क्या करते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं हम अपने AWS इंफ्रा पे। AWS इंफ्रा पे डिप्लॉय करने से पहले हम इसको क्या करते हैं, पहले एक गिटलैब की और गिटलैब ऑथेंटिकेशन के थ्रू यानी गिटलैब रिपोजिटरी के थ्रू हम इसको पुश करते हैं, ठीक है। सो पुश करने के लिए मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है बेसिकली। मैं गिटलैब पे जाता हूं, गिटलैब पे लॉगिन करता हूं। आप अपना कोई भी गिटलैब का फ्री अकाउंट बना सकते हैं, उसमें आप ये जो भी टेस्टिंग है वो कर सकते हैं फ्री में, और अपने जो सेल्फ वाला जो अकाउंट होता है उसमें आप मैक्सिमम फीचर्स आपको फ्री में मिल जाते हैं। ओके, सो आई एम जस्ट ऑथेंटिकेटिंग विथ माय प्रोजेक्ट, माय गिटलैब अकाउंट। मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूं कॉल्ड YouTube फ्लास्क समथिंग लाइक दैट, कम ऑन। और यहाँ पे आप कोई भी चूज कर लो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो ये रिपोजिटरी बन गई है। अब इस रिपोजिटरी को हमें इंटीग्रेट करना है अपने लोकल डायरेक्टरी के साथ, ताकि हम इसमें कमिट पुश जो भी सो एंड सो फोर्थ चीजें होती है हम कर सके। तो हम क्या करता हूं, मैं फटाफट से गेट इनिट करता हूं। गेट इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज बेसिकली। गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये पर्टिकुलर ओरिजिन आपका SSH है, HTTP है, डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस आप उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। गेट ऐड करते हैं हम। गेट ऐड करने से पहले हम गेट इग्नोर फाइल बना लेते हैं, क्रिएट अ गेट इग्नोर फॉर दिस एप्लीकेशन। यहाँ पे गेट इग्नोर आ जाएगा, और गेट इग्नोर के अंदर वो फाइल्स इंक्लूडेड होती है जो कि आपकी गेट के रिपोजिटरी के अंदर पुश नहीं होती। फॉर एग्जांपल कोई सीक्रेट फाइल हो गई, .env फाइल हो गई, या समथिंग लाइक दैट, वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर हो गया जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। सो अगर आप देखेंगे तो देखिए ये पाइथन की पाइथन्स के रिगार्डिंग जितनी भी कॉमनली यूज होते हैं वो है। ओके, कमिट करा हमने, गेट ऐड करा, गेट स्टेटस करा, गेट कमिट करा हमने, ऐड द सोर्स कोड फॉर पाइथन ऐप, गेट पुश करा हमने, गेट पुश -- सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन मास्टर। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हैं, सॉरी, हमने एक नई ब्रांच बनाई है कॉल मास्टर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप मेन ब्रांच में यानी या फिर प्रोटेक्टेड ब्रांच में पुश करने की सहायता मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं देता वो, ठीक है। आप कर सकते हैं बट इट इज नॉट दैट मच ऑफ रिकमेंडेड नहीं है बेसिकली। ओके, मैं इसको मर्ज करता हूं मेन ब्रांच से, ताकि मेरा जो रूट वाला जो काम है यानी जो रूट कोड है वो मेरा प्रॉपरली सिंक हो जाए। क्रिएट अ मर्ज रिक्वेस्ट, सो रेडी टू मर्ज इट। ओके, सो मेरा जो बेसिक कोड है वो मेरे मेन ब्रांच पे और मेरा मास्टर ब्रांच पे दोनों पे पुश हो चुका है। अब मैं करता हूं, मैं सारा काम मास्टर ब्रांच में करता हूं। वंस आई गेट अ हैंड होल्ड और बेसिकली वंस आई गेट अ कॉन्फिडेंस दैट मेरा कोड माय कोड इज प्रॉपर्ली वर्किंग एंड it is working on the main branch master as well as main branch itself, then I can able to merge it from the master to main itself. Okay, so हमने git ignore बनाया है, docker ignore something like that. so हम इसमें एक और फाइल बनाते हैं called gitlab-ci.yml। gitlab.ci.yml ये कौन सी ऐप है, ये कौन सी फाइल है? gitlab.ci.yml वो फाइल है जो आपके gitlab की जो इंस्टेंस या gitlab का जो अकाउंट है वो इस पर्टिकुलर फाइल को रीड करता है एंड इट ट्रीट दिस फाइल एज अ पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन।
सो आप इस YAML के अंदर वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रिटर्न करते हैं जिसके थ्रू आपको वो एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है कहां पे, आपके डेस्टिनेशन रिसोर्स। इट कैन बी EC2, it can be Kubernetes, it can be AWS ECR Lambda function or something like that. Okay, so मैं यहाँ पे स्टेजेस बनाता हूँ। यहाँ पे हम स्टेजेस में हम कुछ कॉमन स्टेज रखते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्ड, रन, टेस्ट और डिप्लॉय की। ये कुछ कॉमन सी टर्मिनोलॉजी, अब इसमें हम चेंजेस करेंगे, तो सा वेट करते हैं। और हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर को पुश करते हैं, एड द GitLab CI YAML config। ठीक है जी, रिफ्रेश करते हैं। सो यू कैन सी मेरा ये जो पर्टिकुलर YAML फाइल है जस्ट नाउ पुश हुआ है, बट मेरी एक पाइपलाइन भी ट्रिगर हुई है, बट ये पाइपलाइन चली नहीं होगी। क्यों नहीं चली होगी? क्योंकि हम आपने स्टेजेस तो बना दिया है, बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कोई जॉब्स नहीं बनाया है। ठीक है, तो हम जॉब्स अभी बनाएंगे, सबर। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने AWS पे लॉगिन करते हैं, AWS कंसोल पे बेसिकली। सो थोड़ा सा मुझे आप टाइम दीजिए। ओके, सो आप देख सकते हैं मैं अपने AWS कंसोल पे लॉगिन हो चुका हूं। आप मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर AWS अकाउंट के थ्रू मुझे अपने GitLab के जो भी मेरा इंस्टेंस है उसको ऑथेंटिकेट करना है। बहुत ही इजी वे होता है एक्सेस की सीक्रेट की का। एक्सेस की और सीक्रेट की काइंड ऑफ एक ऑथेंटिकेशन वे है जिसके थ्रू आप अपने कोड को ऑथेंटिकेट कर सकते हो और आप बता सकते हो कि मुझे रिसोर्सेज बनाने हैं कहां पे, मेरा AWS के अकाउंट पे, AWS के रीजन्स पे बेसिकली। और एक्सेस की सीक्रेट की मदद से आप मेरे इस कोड को या मेरे इंस्टेंस को ऑथेंटिकेट करो मेरे AWS के अकाउंट पे। ओके, सो सिंपल सा होता है, यहाँ पे आप सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाएंगे, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाके यहाँ पे आप क्रिएट एक्सेस की सीक्रेट की करेंगे और एक्सेस की सीक्रेट करके आपको एक एक्सेस की और सीक्रेट की दोनों मिल जाएगी और उसकी सहायता से आप आगे अपना प्रोसेस कर सकते हैं। सो मैं इसको भी क्रिएट करता हूँ साइड में। सो वंस इट इज डन, मैं एक बार क्या करता हूं, मेरा टास्क ये रहेगा बेसिकली, मुझे मेरे इस फोल्डर, मेरा जो मेन फोल्डर है इसमें मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर का फोल्डर चाहिए। मींस मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो भी काम है मेरे एक सेपरेट फोल्डर में रहे, जो कि हैंडल बाय टेराफॉर्म की सहायता से वो पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा बोट हो जाए। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मैं चाहता हूं कि मेरी एक ECR रिपोजिटरी बने। ECR मींस कंटेनर रजिस्ट्री, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, सेम लाइक डॉकर हब। जैसे डॉकर के अंदर आप डॉकर हब यूज करते हैं अपने इमेजेस को पुश, बिल्ड, समथिंग लाइक दैट करने के लिए, मैं चाहता हूं वो सारी चीजें मेरे टेराफॉर्म के थ्रू ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट और मेरा जो रिसोर्सेज बने। उसके बाद मैं चाहता हूं कि ECS सर्विस भी बने, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। ये एक सर्विस है जो कि क्यूबरनेटिस के अल्टरनेटिव है, जिसके अंदर आप स्मॉल कंटेनर को रन कर सकते हो। ओके, जिसके अंदर आप कंटेनर को रन कर सकते हो, इसके अंदर आपको हाईली फुल्ली फीचर्ड क्यूबरनेटिस का या EKS की फीचर नहीं मिलता, बट या इट इज अ गुड अगर हमें उस सर्विस के बारे में पढ़ना है तो इट इज अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड एंड टू गिव अ hands on lab kind of thing. Okay, so what I'm going to do is that I'm just going to ask my AI prompt to create a Terraform folder and create modules for creating ECS and ECR. Name it YouTube Flask ECR and YouTube Flask ECS. Create a Terraform folder and create modules for ECS, ECR, and name it as a YouTube Flask ECR and YouTube Flask ECS. Okay. Done. So let me just check कि क्या क्या बनाता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई करेंगे। सो ये बोल रहा है कि हमें टेराफॉर्म का फोल्डर बनाना है और इसके अंदर हमें एक्सेप्ट करना है ताकि हमें फोल्डर बना सके हमारे मेन डायरेक्टरी के अंदर। ओके, सो ये main.tf बना रहा है, main.tf। तो सब वेट करते हैं main.tf के बनने का।
ओके सो सर एआई ने आपका पूरा का पूरा कोड रेडी करके दे दिया है. सो जितना हमें समझ में आ रहा है हम आपको बताते हैं. सो बेसिकली एक डेव एनवायरनमेंट बनाया है उसने एनवायरनमेंट्स का फोल्डर के अंदर. टेराफॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है. टेराफॉर्म के अंदर मॉड्यूल्स, मॉड्यूल के अंदर ECS और ECR, एक एनवायरनमेंट का अलग फोल्डर बनाया है जिसके अंदर हम उसने डेव, स्टेजिंग, प्रोडक्शन काइंड ऑफ आप चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ओके सो मॉड्यूल्स के अंदर main.tf, output.tf और variable.tf का इसने रखा है. सेम इसने इसमें भी ECS के अंदर भी main.tf, variable.tf और output.tf का कॉरेस्पॉन्डिंग रखा है. रीजन हमारा US East 1 है. इन्वायरमेंट के अंदर एक main.tf जिसके अंदर वो main.tf उन मॉड्यूल्स को कॉल कर रही है जो कि हमारा है ECR और ECS. tf.vars वो फाइल है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे वेरिएबल हार्ड कोडेड रहेंगे या स्टोर रहेंगे. बेसिकली आपका क्लस्टर का नाम क्या है, आपके सर्विस का नाम क्या है, आपके कंटेनर का नाम क्या है, आपका ECR रिपोजिटरी का नाम क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके वेरिएबल.tf तो आपको सिंपल पता ही है. तो मैं क्या करता हूं, मैं फटाफट से VPC आईडी और सबनेट आईडी यहाँ पे चेंज कर देता हूं. ओके सो हम चलते हैं अपने क्लाउड पे, क्लाउड कंसोल पे. हमारा जो रीजन है वो US East 1 है. और हम इस पर्टिकुलर VPC की आईडी को कॉपी करते हैं या यहां से कॉपी करते हैं बेसिकली, और हम यहां पे इसको पेस्ट कर देते हैं. ओके हम सबनेट पे भी चलते हैं, रिसोर्स मैप पे चलते हैं और सबनेट पे भी क्लिक करते हैं. और यहां से ओके सो हमने VPC उठाया है, जो हमारा रीजन है US East 1 का VPC उठाया है, सबनेट उठाया है, ECS और ECR कंटेनर का नाम रखा है. और हमें क्या करते हैं, हम एक backend.tf फाइल बनाते हैं. backend.tf फाइल किस लिए होती है, हमारे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है या जो भी टेराफॉर्म की स्टेट फाइल है वो कहां पे स्टोर हो, हमारे S3 बकेट पे. तो हम फटाफट से बोल देते हैं क्रिएट अ backend.tf फॉर टेराफॉर्म. ओके सो यहाँ पे मेरी रूट डायरेक्टरी के अंदर, डेव डायरेक्टरी के अंदर मेरा backend.tf भी बन जाएगा. सो backend.tf को हम ओपन करते हैं और हमारा जो ये पर्टिकुलर बकेट का नाम है वो इसको कॉपी करते हैं. और मैं इसको बोलता हूं कि भाई DynamoDB का यूज मत करो. DynamoDB का कोई रिक्वायरमेंट इतना है नहीं बेसिकली. just a minute. Accept. डन है भाई. सो मैं करता हूं, मैं अपने लोकल सिस्टम पे पहले टेराफॉर्म को इंस्टॉल कर लेता हूं. टेराफॉर्म हाइफन वर्जन बैम. टेराफॉर्म आपके सिस्टम में इंस्टॉल है. टेराफॉर्म आपको पता करना है कैसे इंस्टॉल करना है, तो टेराफॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसकी जो बाइनरी है उसको डाउनलोड करके आप अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं. अगर कोई विंडोज है तो EXE, लिनक्स है तो उसका जो एक टार फाइल होगी उसके थ्रू कर सकते हैं. तो मैं करता हूं, मैं फटाफट से टेराफॉर्म के फोल्डर में जाता हूं. कम ऑन. टेराफॉर्म बूटस्ट्रैप के फोल्डर में जाता हूं. बूटस्ट्रैप का फोल्डर है जिससे मेरा जो पर्टिकुलर S3 बकेट है या जो भी मेरा backend.tf है वो बनेगा बेसिकली. ओके सो उसके लिए हम टेराफॉर्म मिनट करते हैं. टेराफॉर्म मिनट क्या करेगा बेसिकली, टेराफॉर्म मिनट इनिशियलाइज करेगा हमारे उस पर्टिकुलर कोड को. ओके सो टेराफॉर्म सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो गया है. ओ भाई बाद में बताना. ओके टेराफॉर्म हमारा सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है और उसके बाद हमें टेराफॉर्म को अप्लाई भी करना है. ओके टेराफॉर्म अप्लाई करना है और टेराफॉर्म प्लान करना है. बेसिकली टेराफॉर्म अप्लाई प्लान करने से पहले हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा. हमें
इस पर्टिकुलर टर्मिनल के अंदर वो सारे के सारे वेरिएबल्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे टेराफॉर्म को नहीं पता कि एडब्ल्यूएस का कौन सा अकाउंट है, एडब्ल्यूएस का कौन सा बकेट है, या एडब्ल्यूएस का कौन सा रीजन है। उसके लिए एक एक्सपोर्ट कमांड की सहायता से हम ये कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए। ओके, सो गाइज सीन ये है कि आपको कौन सी कमांड आपके टर्मिनल पर सेट करनी है ताकि टेराफॉर्म वो पर्टिकुलर समस्या है, वो ही कमांड है एक्सपोर्ट एक्सेस की, एक्सपोर्ट सीक्रेट की, एक्सपोर्ट रीजन। ठीक है, ये सिंपल सी कमांड है आपकी। जब आप एडब्ल्यूएस के कंसोल से आपको वो डिटेल्स मिल जाए तो आपको बस इसके एक्सेस की जगह पे वो पर्टिकुलर वैल्यू डालनी है और सीक्रेट की जगह पे वो पर्टिकुलर वैल्यू डालनी है और आपका काम हो जाएगा। ओके, सो मैं करता हूं, मैंने टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करा था, दोबारा से इनिशियलाइज कर लेते हैं। टेराफॉर्म को प्लान करा था हमने, प्लान करते हैं हम उसको टेराफॉर्म को। सो टेराफॉर्म को अप्लाई करते हैं। टेराफॉर्म अप्लाई। सो एक आप देखेंगे डायनामोडीबी टेबल बन रहा है, एक S3 बकेट बन रहा है हमारे, कहां पे, एडब्ल्यूएस के कंसोल पे। चलते हैं एडब्ल्यूएस के कंसोल पे, S3 पे चलते हैं। आप देखेंगे ये एक पर्टिकुलर S3 बकेट हमारा बन चुका है यूट्यूब का, और इलास्टिक बीन स्टॉक का भी एक, इग्नोर दैट। ओके, हम डायनामोडीबी टेबल पे चलते हैं। डायनामोडीबी पे चलते हैं तो हम टेबल्स में भी डायनामोडीबी का वो पर्टिकुलर टेबल हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब सवाल होता है कि S3 बकेट और डायनामोडीबी टेबल का यूज क्यों होता है। S3 बकेट का हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जब भी वो रिमोटली चले या अपने लोकल पे भी चले, तो वो S3 बकेट पे अपना जो भी स्टेट फाइल है वो स्टोर करे। डायनामोडीबी टेबल का मतलब होता है ये एक लॉक मैकेनिज्म को इनेबल कर देती है, यानी मल्टीपल पर्सन या मल्टीपल डेवलपर एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे, या मल्टीपल डेवऑप्स इंजीनियर सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, वन बाय वन अप्लाई होगा, ताकि हमारी जो स्टेट फाइल है वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहे। ओके जी, सो अंजी ओके जी, तो हमने ये पर्टिकुलर जो हमारा बूटस्ट्रैप वाला कॉन्फ़िगरेशन था वो प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। सो हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप से बाहर आते हैं, एनवायरनमेंट में चलते हैं, बेसिकली डेव में चलते हैं। यहां पे हम करते हैं क्या, टेराफॉर्म इनिट, दोबारा से backend.tf को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं आप। ओके जी, ओके, सो हमें क्या बोल रहा है अंग्रेजी में ये कि भाई ये डुप्लीकेट वैल्यू है, टास्क मेमोरी डुप्लीकेट वैल्यू है, फलाना फलाना डुप्लीकेट वैल्यू है, और समथिंग लाइक दैट। ओके 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 ओके, सो जो भी डुप्लीकेशन या जो भी कॉमन सी जो चीजें होगी वो इसके थ्रू ऑटोमेटिकली वो रिलीज हो जाएगी। तो सब वेट करते हैं इसको पूरा सेट ऑन। ओके, सो मैं दोबारा से इसको इनिशियलाइज करता हूं, टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म प्लान, सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अक्वायरिंग स्टेट लॉग, दिस में टेक फ्यू सेकंड। ये जो पर्टिकुलर पैरामीटर है डायनामोडीबी टेबल के थ्रू आता है। सो आप देख सकते हैं टेराफॉर्म ये मेरे सारे के सारे रिसोर्सेस क्रिएट करेगा, मेरा एक लोड बैलेंसर क्रिएट करेगा, मेरे लिए एक ECS कंटेनर क्रिएट करेगा, ECS की सर्विस क्रिएट करेगा, एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, सो ये हो गया है हमारा ये रेडी। तो हम क्या करते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव। ओके जी, तो हम इसको हमने यहां से छोड़ दिया, हमने कमांड छोड़ दी। ठीक है, सो हम चलते हैं, अभी देखेंगे आप ये सारे सारे रिसोर्सेस हमारे एडब्ल्यूएस के रिसोर्स के अंदर एडब्ल्यूएस कंसोल पे क्रिएट हो रहा होगा। तो चलते हैं फटाफट, हम चलते हैं ECR पे, ECS पे जो हमने डिसाइड करा था जैसे। तो वेट करते हैं इसका। तो आप देखेंगे YouTube फ्लास्क के नाम से एक रिपोजिटरी बन गई है, क्लस्टर पे भी एक YouTube फ्लास्क क्लस्टर के नाम पे क्लस्टर बन चुका है। ओके जी, सो थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि ये लोड बैलेंसर और मल्टीपल चीजें क्रिएट करेगा। लोड बैलेंसर और बाकी जितने भी एंड पॉइंट है वो प्रॉपर्ली अभी वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वो डॉकर कंटेनर पुश नहीं है। कहां पे, हमारे AWS के कंसोल पे। सो इसका वेट करते हैं हम, इसको प्रॉपर्ली प्रोपेगेट होने का।
ओके सो गाइज, जो मेरा रिसोर्स है वो अभी भी क्रिएट हो रहा है. सो हम क्या करते हैं, हम जब तक ये रिसोर्स क्रिएट होता है तब तक हम अपने हमारी जो एप्लीकेशन को बिल्ड और पुश करते हैं. ओके सो एक एरर आ गया है किस चीज का, मॉडिफाई आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी बिकॉज नो एक्शन इज देयर. सो अभी हम इसको देखते हैं क्या इशू आ रहा है. सो बिफोर दैट अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर ईसीआर है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री है, वो प्रॉपर्ली प्रोपेगेट हो गया. हम इसको अपनी एप्लीकेशन में पुश करते हैं. अब पुश करने के लिए व्यू पुश कमांड हम यहाँ से कॉपी करते हैं. हमारे टर्मिनल पे, हमारे सिस्टम पे AWS CLI इंस्टॉल होना चाहिए. सो लेट मी जस्ट ओपन द टर्मिनल एंड लेट मी जस्ट चेक AWS इट्स नॉट इंस्टॉल जैसा कि मैंने सोचा था. सो मैं करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ. डेस्कटॉप पे तो नहीं, एक मिनट. ओके सो मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ. मैं न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ. मैं देखता हूँ AWS CLI इंस्टॉल है कि नहीं है. मेरे पास AWS CLI बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं है. So for that, what I'm going to do is that I'm going to create a VNV. Okay, because आपको पता है हमने VNV को एक्सक्लूड कर दिया है कहाँ पे, हमारे git ignore में. So हम YouTube पे चलते हैं, YouTube वाले फोल्डर पे चलते हैं. YouTube वाले फोल्डर पे हमने यहाँ पे git ignore में आप देख सकते हैं .git ignore, यहाँ पे हमने VNV को एक्सक्लूड मार रखा है. तो Python 3-m VNV. तो आप देखेंगे इसके बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी में VNV इंस्टॉल हो गया. मैं VNV का इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी हैबिट हो चुकी है. मैं VNV की मदद से AWS CLI को इंस्टॉल करना चाहता हूँ. ओके सो मुझे एरर आ गया वाला. सो मैं यहाँ से सोर्स कर लेता हूँ, एक्टिवेट कर लेता हूँ और pip3 इंस्टॉल AWS CLI. सो AWS CLI को मैं इंस्टॉल कर लिया मैंने अपने सिस्टम पे बेसिकली. और लेट मी जस्ट वेट अ मोमेंट टू इंस्टॉल दैट प्रॉपर्ली. So AWS CLI is nothing but by default it is using Botocore. Botocore एक Python का मॉड्यूल है जिसके थ्रू या Python की फ्रेमवर्क बोल सकते हो आप, जिसके थ्रू आप AWS के सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. ओके जी. सो सेम यहाँ पे भी आपको AWS कॉन्फ़िगर की सहायता से एक्सेस की सिक्योरिटी की डालनी है. AWS कॉन्फ़िगर कमांड डालना है. AWS कॉन्फ़िगर कमांड आपको डालते ही क्या करना है, वो एक्सेस की सीक्रेट की रीजन और वो सब डाल के आपको पर्टिकुलर जो भी वहां पे कमांड दे रखा है, कहाँ पे आपके AWS कंसोल पे आपकी ECR पे पुश करने के लिए, तो वो सिंपल आपको कमांड टाइप करनी है. ओके जी. तो AWS --- वर्जन से मैं चेक कर सकता हूं कि मेरा पाइथन का जो वर्जन है यानी AWS CLI का जो वर्जन है, लेटेस्ट एडिशन जो है वो डिप्लॉय हो चुका है. APT की कॉरेस्पॉन्डिंग में पिप का यूज करके में ये बेनिफिट रहता है दैट यू कैन एबल टू इंस्टॉल latest version and latest kind of thing. Okay, by default APT and aptitude package manager only support that AWS CLI version which is compatible with the Ubuntu repository itself. Okay जी. So मैं क्या करता हूँ, मैं AWS कॉन्फ़िगर करता हूँ. मैं कॉन्फ़िगर करके एक्सेस की सीक्रेट की डालता हूँ. ओके, एक्सेस की सीक्रेट की रीजन बैम and it will be authenticated. ओके सो AWS कॉन्फ़िगर से आपको एक्सेस की सीक्रेट की रीजन और जेसन मैंने ऑलरेडी वीडियो को पॉज किया था, वो वैल्यूज को डालने के लिए आप वैल्यूज को डालें और आप अपने AWS के CLI के साथ ऑथेंटिकेट कर सकते हैं. तो मैं कैसे चेक करता हूं, मैं बाय डिफॉल्ट AWS S3 LS करके चेक कर लेता हूं कि मैं उस पर्टिकुलर बकेट को एक्सेस कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा. देखिए मैं उस पर्टिकुलर बकेट को एक्सेस कर पा रहा हूं. इट मींस नाउ आई एम ऑथेंटिकेटेड. ओके सो फटाफट हम क्या करते हैं, हम अपने AWS CLI पे चलते हैं. AWS CLI से इसको ऑथेंटिकेट करते हैं. हमने इसको ऑथेंटिकेट करा. आई एम एबल टू लॉग इन टू दिस थिंग सक्सेसफुली. ओके सो डॉकर बिल्ड करा हमने YouTube फ्लास्क. सबसे पहले मैं डॉकर फाइल पे आता हूं, मैं पेस्ट कर देता हूं. सॉरी, मैं इसको कॉपी करता हूं. डॉकर बिल्ड -t YouTube फ्लास्क, सेम जैसे हम लोकली करते हैं. सो हम इसको अब हमने इसको बिल्ड करा, पुश कर रहे हैं हम. हमने इस पर्टिकुलर इमेज को बिल्ड कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको पुश करेंगे हमारे ECR पे. ठीक है, डॉकर बिल्ड डॉकर टैग का यूज करके आप उस पर्टिकुलर इमेज को टैग कर सकते हो ताकि हमें उस टैगिंग के हेल्प से हम उसको पुश कर सके. कहां पे, हमारे ECR रिपोजिटरी पे. सो हम इसको पुश कर रहे हैं. ओके So let us wait some moment to push the entire image to our ECR repository. Okay, so हमने डॉकर की इमेज को पुश कर दिया हमारे ECR repository के अंदर. Let's just check.
सो हम ECR पे चलते हैं, हम अपनी रिपोजिटरी पे चलते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं एंड यू कैन सी लेटेस्ट टैग और 350 MB का हमारा जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली पुश हो चुका है। ओके, सो हम ECS पे चलते हैं। हम ECS पे चल के हम हमारी एक सर्विस थी, हम उसकी सर्विस को हम चेक करते हैं कि वो सर्विस प्रॉपरली रन हो रही नहीं हो रही। सो मैं जाता हूँ अपनी सर्विस पे ये मेरी ये सर्विस है, ये मेरी सर्विस में कुछ कुछ फेल्ड टास्क है। वो इसलिए क्योंकि वो पर्टिकुलर इमेज को उठा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो पर्टिकुलर इमेज पुश ही नहीं थी बेसिकली। ओके, सो ECS क्लस्टर क्या करता है, ECS क्लस्टर एक टास्क डेफिनेशन फाइल को रीड करता है। टास्क डेफिनेशन फाइल वो फाइल होती है जिसके अंदर आपने पूरा पूरा जो है ECS को क्या कराना चाहते हो आप उसको डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं ये इमेज URL है, यानी हमारा जो ECS का जो कंटेनर है, यानी YouTube फ्लास्क कंटेनर जो है वो इस इमेज URL को क्रॉल करेगा वो इमेज को फेच करने के लिए बेसिकली। ओके, सो मैं अगर ECR पे जाता हूं और मैं रिफ्रेश करता हूं और मैं अगर रिपोजिटरी पे जाता हूं और मैं इसको लेटेस्ट का टैग हटा देता हूं बेसिकली, सो यू कैन सी आवर URI इज देयर इटसेल्फ। ओके, सो मैं ECS पे जाता हूं, ECS पे जाता हूं। ECS पे जाके मैं अपनी सर्विसेज पे ओपन करता हूं। मैं जाता हूं अपने टास्क पे, सर्विस पे जाता हूं। मैं सर्विस पे फोर्स न्यू डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, या तो हम यहां से भी कर सकते हैं या तो हम यहां से भी कर सकते हैं। फोर्स न्यू डिप्लॉयमेंट कंफर्म करते हैं। सो इससे क्या होगा, वो नई इमेज जो है वो क्रॉल होगी या वो पुल होगी कहां से, हमारे ECR रिपोजिटरी पे, कहां पे, हमारे ECS पे। ठीक है जी, चेक करते हैं। सो लेट मी जस्ट वेट अ कपल ऑफ सेकंड। ये अभी इन प्रोग्रेस आ रहा है और ये अभी एक डिप्लॉयमेंट अभी 0 और 1 टास्क अपडेटेड है। ओके जी, ओके, सो गाइस थोड़ा सा वेट करा हमने, उसके बाद वंस आप अपनी रिपोजिटरी के अंदर वो इमेज पुश कर दे तो ECS ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर इमेज को क्रॉल कर लेगा, पुल कर लेगा बेसिकली, और आपके क्लस्टर में वो डिप्लॉय हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं YouTube फ्लास्क सर्विस के नाम से मेरी एक सर्विस बनी है जिसके अंदर ये टास्क में जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए वो पर्टिकुलर कंटेनर रन हो रहा है। ठीक है, पहले मुझे वो 2-3 एरर आ रहे थे, वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि मुझे वो पुल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैनिफेस्ट था ही नहीं, इमेज थी नहीं, पुश ही नहीं थी, तो कैसे हो पाता। ठीक है, तो हमने ये रनिंग कर दिया है। अब इसको एक्सेस करने के लिए या तो आप उस पर्टिकुलर IP पे क्रॉल करके उसको ओपन IP एड्रेस कर सकते हैं, और उसका जो पोर्ट था आपने जो डिटरमाइन किया था, आई थिंक 8000 था एप्लीकेशन के अंदर, तो हम उस पर एक बार क्रॉल करते हैं। फास्ट API पे जाता है तो आप देखेंगे वो पर्टिकुलर एंड पॉइंट में एक्सेस कर पा रहा हूं। ठीक है, अब नॉट थिंग इज कि ये तरीका हो गया, हमने टेराफॉर्म की मदद से अपने AWS के अंदर रिसोर्सेज क्रिएट करा, हमने क्लस्टर बनाया, रिपोजिटरी बनाई, पुश करा। ठीक है, अब इसको GitLab पाइपलाइन के थ्रू कैसे करेंगे, तो ये हम करेंगे पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 वीडियो थी। आप मुझे बताइएगा किस तरीके से, क्या वीडियो में अच्छा लगा आपको, क्या गलत लगा, सो आई कैन एबल टू मेक इट अ लिटिल मोर user friendly basically. Okay, so okay then bye, thank you.